नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि अपना पार्ट 5, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। द यूनियन की बात करता है। द यूनियन इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है। एज अ होल पार्ट 5 जो है वो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। अभी अपन चैप्टर 1 से चालू करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव की बात करता है। द एग्जीक्यूटिव है पहला चैप्टर इसका। चैप्टर 1, ये वाला चैप्टर अपना 52 से 78। ठीक है, तो देखो अभी तक अपन ना सारे आर्टिकल्स लाइन से कर रहे थे, 1 से 51 ये तक अपन पूरा लाइन से आए हैं। इस पॉइंट के बाद से अपन थोड़ा इधर उधर जंप कर करके पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बिखरा हुआ है यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स अपने ना। तो अपन आर्टिकल वाइज नहीं जाएंगे मोस्टली, मतलब मोस्टली आर्टिकल वाइज ही रहेंगे, बट कभी कभार हो सकता है जंप भी करें इधर उधर। ठीक, तो अपन अपना पहले आर्टिकल देखते हैं यहाँ से। पहला आर्टिकल सिंपल डिक्लेरेशन है, बढ़िया सा। क्या बोलता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छे से डिक्लेयर कर दिया कि एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा ही होगा। इससे क्या पता चलता है एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा? इससे ये भी पता चलता है ये एक परमानेंट पोस्ट है, मतलब किसी भी टाइम पे एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी ही है। तो प्रॉपर भी हो सकता है, वो एक्टिंग भी हो सकता है। एक्टिंग यानी फॉर एग्जांपल कुछ प्रेसिडेंट जो करंट प्रेसिडेंट है उनको कुछ हो गया, तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह ले लेगा, तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएंगे फॉर द टाइम भी। जो प्रेसिडेंट जो होता है वो अपना हेड ऑफ स्टेट होता है। हेड ऑफ स्टेट होता है, और इनको अपन जो अपने प्रेसिडेंट होते हैं उनको अपन फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो इंडिया है अपने अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज होती है, चलती है ना। इसमें क्या होता है? इसमें एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है। इसमें एक्चुअली दो हेड होते हैं, एक होता है अपना प्रेसिडेंट और एक होता है अपना प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, है ना। तो एग्जीक्यूटिव हेड तो होता है प्रेसिडेंट, है ना, सब कुछ उसके नाम पे होता है। और पर ये होता है नॉमिनल हेड, इनको अपन नॉमिनल हेड बोलते हैं। और जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, इसको अपन रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। इनको अपन नॉमिनल क्यों बोलते हैं? ये नॉमिनल बोलते हैं इनको, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास देखा जाए तो कोई रियल पावर नहीं होती। नो रियल पावर। ये अपन देखेंगे कि रियल पावर क्यों नहीं होती। क्योंकि होता सब कुछ इनके नाम पे, होता सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे, पर करते हैं प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। ठीक है? ये लोग जो भी इनको बोलेंगे प्राइम प्रेसिडेंट को, वो उनको करना पड़ेगा ना। तो ये क्या ध्यान रखना है कि नॉमिनल हेड बोलते हैं। फिर आते हैं अपन अपने अगले आर्टिकल पे। आर्टिकल 53, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, वो सब वेस्ट करेगी किस पे? प्रेसिडेंट पे, जिसको वो एक्सरसाइज करेंगे खुद से, या फिर या हिम ईदर डायरेक्टली खुद से, या फिर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे बताया है वैसे वो उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर उसको यूज कर सकते हैं। जिसको अपन ने अभी देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, इसका एक ये जनरल जनरल दे दिया कि या तो खुद यूज करेंगे या कोई और यूज करेगा। बट इसको ध्यान में रखते हुए, जनरलिटी को ध्यान में रखते हुए, जो डिफेंस फोर्सेस है उनका जो सुप्रीम कमांड है वो प्रेसिडेंट के पास होगा। प्रेसिडेंट के पास होगा। ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड द एक्सरसाइज देयर ऑफ। और उसको यूज कैसे करना है इस पावर को? कमांड तो उनको मिल गई, वो रेगुलेट होगा लॉ के द्वारा। लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है? फिर क्या है क्लॉज 3? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट एनी फंक्शंस कंफर्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग लॉ। कोई भी उस समय का कानून जो भी चालू है, ऑन द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अदर अथॉरिटी। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर कोई पावर्स हैं और या फिर किसी अदर अथॉरिटी के ऊपर कोई पावर्स हैं, तो वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास नहीं चली जाएंगी इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, ऐसा एक्सेप्शन डाल रहा है। और कुछ भी पार्लियामेंट को प्रिवेंट नहीं करेगा
पार्लियामेंट को कुछ भी रोक नहीं रहा है ये दो आर्टिकल्स कि वो बाय लॉ कोई लॉ बना के जो प्रेसिडेंट के जो भी फंक्शंस है वो किसी अदर अथॉरिटीज को दे सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर करके देख लेते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम कंफरिंग बाय लॉ, लॉ बना के फंक्शंस ऑन अदर अथॉरिटीज। तो प्रेसिडेंट की जो भी, यहाँ पे अपन ने पूरा जनरली बता दिया कि पूरी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट बाद में लॉ बना के किसी और अथॉरिटी को वो पास ओवर नहीं कर सकता। ठीक, पार्लियामेंट कर सकता है, कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि ये जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है ये क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन है, इसका क्या है, कुछ भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बताया नहीं गया है कि इसकी क्या डेफिनेशन होगी। ठीक है, एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है ना। बट एक काइंड ऑफ लिमिट दे रखी है, अगर अपन आएंगे आर्टिकल 73 में। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो 53 को अपन 73 के साथ पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की कितनी है। बाकी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो बाकी के जितने भी प्रोविजंस है सबको ध्यान में रखते हुए ये जनरल रूल ये है और ये एक्सेप्शन हो जाएगा उसका। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये हो जाएगा कि बाकी सारे प्रोविजंस तो कहाँ तक होगी, यूनियन की पावर कहाँ तक होगी, टू द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज। पावर, जहां तक पार्लियामेंट की पावर है लॉ बनाने की, वहां तक यूनियन की पावर होगी एग्जीक्यूटिव लेवल पे। और पार्लियामेंट की पावर कहाँ तक है लॉज बनाने की, जनरली देखें तो शेड्यूल 7 में जो फर्स्ट लिस्ट है जिसको अपन यूनियन लिस्ट बोलते हैं, उसमें आती है पार्लियामेंट की पावर कि वो किस किस चीजों में लॉज बना सकती है। इसके अलावा और भी होते हैं, अगर कोई रेसिड्यूरी है, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर इस शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर इन तीनों में कोई मेंशन नहीं है और ऐसा कोई टॉपिक पे अपन को लॉ बनाना है जो जो तीनों में मेंशन नहीं है, तो वो भी पार्लियामेंट के अंदर आएगा। तो ये दो तीन चीजें होती हैं, तो उस पे भी एग्जीक्यूटिव की पावर आ जाएगी यूनियन के पास। दूसरा क्लॉज क्या कहता है, टू द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट्स अथॉरिटी एंड jurisdiction as are exercisable by the government of India by virtue of any treaty or agreement। तो कोई भी ट्रीटी या एग्रीमेंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर मिल गई है, तो उससे अपन ये मान लेंगे कि यूनियन को पावर मिल गई है उस पर एग्जीक्यूटिव लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ प्रोवाइजो एक चीज क्लैरिफाई करता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है क्लॉज सब क्लॉज ए के अंदर, मतलब जहाँ पे पार्लियामेंट पावर बना सकता है, इसका मतलब ये नहीं होगा शैल नॉट सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ये मतलब नहीं होगा अनलेस कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्ट्ररी दिया हुआ है कि कॉन्ट्ररी, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव यूनियन की पावर होगी। और इन एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ कॉन्ट्ररी लिखा है या फिर कोई लॉ बना के पार्लियामेंट ने कॉन्ट्ररी लिख दिया है। अ, वो एक्सेप्शन है, उनके अलावा जनरल रूल क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो एक्सटेंड नहीं करेगी किसी भी स्टेट के मैटर्स पे, with respect to which the legislature of the state also has power to make laws। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि जैसे मैंने शेड्यूल 7 देखा था, उसके अंदर 3 लिस्ट थी यूनियन, अरे यार, इसके अंदर 3 लिस्ट थी यूनियन, सेकंड होती है स्टेट लिस्ट जिसमें सिर्फ स्टेट के पास पावर होती है एक्सक्लूसिवली, पार्लियामेंट उस पर जनरली नहीं कर सकता, इन सम केसेस बना सकता है। और थर्ड होता है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट भी साथ साथ बना सकता है। तो देखा जाए तो इस लिस्ट में जो भी मैटर्स हैं उसको स्टेट भी बना सकता है, और इस वाले के हिसाब से क्लॉज ए के हिसाब से पार्लियामेंट बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है मतलब एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की भी एक्सटेंड हो रही है। तो प्रोवाइडो यही बता रहा है कि जो थर्ड लिस्ट के मैटर्स है फॉर एग्जांपल, उन पे ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं होगा यूनियन की पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, अनलेस कॉन्ट्ररी कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्ट्ररी लिखा है या फिर कोई दूसरे लॉ बना के कॉन्ट्ररी लिख दिया गया है। ठीक है, ये समझ आया। फिर आते हैं अपन आगे, ये एग्जीक्यूटिव पावर हो गई यूनियन की। फिर अपन वापस आते हैं आर्टिकल्स पे।
अब अपन ने बता दिया कि एक प्रेसिडेंट होगा और उसकी पावर ये होंगी एग्जीक्यूटिव लेवल पे। पर अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ये अपन देखते हैं कि इलेक्ट कौन करेगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उससे इलेक्शन होगा। इलेक्टोरल कॉलेज में कंसिस्ट कौन कौन करेगा? इलेक्टेड मेंबर्स, ये ध्यान रखना, इलेक्टेड मेंबर्स। थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। और एक्सप्लेनेशन एक और बात कह रहा है कि इन दिस आर्टिकल एंड इन आर्टिकल 55 जो अगला वाला है उसमें जो स्टेट शब्द है ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ठीक है, दोनों इंक्लूडेड होंगे इसमें स्टेट्स के अंदर। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, देखा जाए तो यहाँ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो बाकी सारे मतलब इसमें अपन जो सिटीजन्स है वो डायरेक्टली अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अपन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स किसी प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं अपने इंडिया के। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, अपन लोग डायरेक्ट अपना एमपी पार्लियामेंट में भेजते हैं किसी को चूज करके, या फिर एमएलए जो स्टेट लेजिस्लेचर में बैठते हैं वो अपन लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। पर प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट होता है। तो उनका मेथड क्या बताया है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा जिसमें कौन कौन इंक्लूड होगा? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? पार्लियामेंट में एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा होता है हाउस ऑफ पीपल, जिनको अपन लोग डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजते हैं, वो लोग होते हैं। और एक होता है राज्यसभा जिसको अपन हाउस ऑफ काउंसिल बोलते हैं, I think। सॉरी, इसको अपन बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसको अपन बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो पहले क्लॉज में बोला है कि जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज है, मतलब जो लोकसभा है और राज्यसभा है, उन दोनों के मेंबर्स होंगे इलेक्टोरल कॉलेज में। बट इनमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जिनको अपन ने डायरेक्टली चूज करके इलेक्ट करके भेजा है, तो वही लोग इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं जो प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स इन हाउसेज में बैठने के लिए। तो वो लोग उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर दूसरा बताया है बी क्लॉज में कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट्स की। स्टेट्स की भी एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। इन वालों को, यहाँ जो लोग बैठते हैं पार्लियामेंट में, उनको अपन एमपीज बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं स्टेट की, उनको वहाँ वहाँ पे जो भी इलेक्ट होके अपन लोग डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजते हैं, उनको अपन लोग एमएलए बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, ये और यहाँ पे भी जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे यहाँ के भी, वही लोग इसमें हिस्सा लेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज में हिस्सा लेंगे। इसमें एक एडिशनली देखा जाए तो एडिशनली यूनियन टेरिटरीज हैं दो। दो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके भी मेंबर्स जो बैठते हैं उनको भी मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का इलेक्शन में। कौन से दो हैं? एक है अपना दिल्ली और एक है अपना पुडुचेरी। ये जो दो यूनियन टेरिटरीज हैं इनको पार्शियल स्टेटहुड मिला है, तो ये लोग भी इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बन जाते हैं। है ना? यूनियन टेरिटरीज को जनरली हिस्सा लेने का मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो लोग डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर होते हैं, प्रेसिडेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है वो लोग, इसलिए बाकियों को नहीं मिलता। पर इन लोग को पार्शियल स्टेटहुड है, इसलिए इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज अपना बन गया। उसमें हो गए अपने लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट्स में, और यूनियन टेरिटरीज दो, दिल्ली और पुडुचेरी, उनमें जो स्टेट असेंबलीज होंगी उनके इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, अपना इलेक्टोरल कॉलेज बन गया। फिर तरीका बताया जाता है आर्टिकल 55 के अंदर कि कैसे अपन इनका इलेक्शन करेंगे। तो ये जो आर्टिकल है ये पैरिटी की बात करता है। पैरिटी मतलब कि सबको वोट जो भी दे रहा है इंसान, एमएलए एमपी जो वोट कर रहे हैं,
उनकी हर इंसान के वोट की वैल्यू इक्वल आए। क्योंकि देखा जाए तो अगर अलग अलग स्टेट से अलग अलग नंबर्स ऑफ इलेक्टेड इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वोट करने के लिए, तो हर स्टेट अलग है, तो वहाँ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग लेवल पे होगी। तो उनको सबको बराबर करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल 55 में पैरिटी की बात करी गई है। ये अपन लोग पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, अपन इसको शॉर्ट में देखेंगे। इसमें पूरा मेथड दिया हुआ है, उसको अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है अपन को देखने की कि जो तरीका होगा वो होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, ठीक है, बाय अ मेथड ऑफ सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब है आप किसको वोट कर रहे हो किसी को पता नहीं चलेगा आपके अलावा, सिर्फ आपको पता है आपने किसको वोट किया है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अपन देखते हैं इसका क्या मतलब होता है, फिर अपन पूरा मेथड समझेंगे कि क्या बताया गया इसमें। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या मतलब होता है, अपन डायरेक्ट इसको एग्जांपल से ही समझते हैं, तो पूरे उसको कैसे देखा जाता है। तो अपन ने जैसे देखा कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड, उनको अपन एमएलए बोलते हैं। तो अगर अपन को डिसाइड करना है कि कोई भी स्टेट के जितने भी एमएलए हैं उनका वोट की वैल्यू क्या होगी, तो अपन पहले जो भी है, जो कोई भी स्टेट है, जिस स्टेट का वो एमएलए है, उसकी पॉपुलेशन लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे फिर टोटल नंबर ऑफ एमएलए से, उस स्टेट में कितने एमएलए बैठे हैं, तो उससे अपन को पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से कितने एमएलए उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक एमएलए कितने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और फिर जो ये नंबर आता है इसको अपन फर्दर 1000 से डिवाइड करते हैं क्वोशंट निकालने के लिए। फिर अगर जो रिमाइंडर है वो 500 से कम आता है तो जो रिमाइंडर उसको इग्नोर कर देते हैं, पर अगर रिमाइंडर रिमाइंडर 500 से ज्यादा है तो +1 किया जाता है। इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मान लो किसी स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख, हाँ 10 लाख 1 है। सिंपलिसिटी के लिए तो सिंपल नंबर ले रहा हूँ ताकि रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ जाए। फिर और जो स्टेट है उसमें टोटल एमएलए बैठते हैं अपने सिर्फ 100। तो अगर अपन को किसी एक एमएलए की सिंगल एमएलए वोट की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे आएगा, पॉपुलेशन को नंबर ऑफ एमएलए से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा कितना बचेगा ये, 0.01 पॉइंट आना चाहिए, वैल्यू ऑफ ये वैल्यू ऑफ 1 एमएलए वोट हो जाएगा। ये आ रहा है अपना 10,000.01, मतलब अपना 1 रिमाइंडर बच रहा है। इसको फर्दर अपन को 1000 से डिवाइड करना है ताकि प्रोपोर्शनैलिटी बनी रहे, तो इसको अपन फर्दर 1000 से डिवाइड करेंगे, जिससे लगभग 10.01 आएगा। तो 1 जो है अपना 01 जो है अपना रिमाइंडर बचेगा, और वो है 500 से कम। तो इसको अपन पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। अगर ये किसी तरह से मान लो ज्यादा आ जाता 500 से, तो यहाँ पे +1 हो जाता, तो 10 की जगह जो आंसर आ रहा था अपना वो 10 +1 हो जाता, 11 आ जाता। बट अभी यहाँ पे अपना रिमाइंडर इग्नोर हो रहा है, तो यहाँ पे एक एमएलए की वैल्यू, वोट की वैल्यू 10 आएगी। फिर अपन पूरे स्टेट के वैल्यू निकालेंगे, पूरे स्टेट में जितने भी एमएलए हैं उनको कितना वोटिंग पावर मिलेगा। तो टोटल एमएलए है अपने 100, तो जो अपना आंसर आया था एक जन का उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 10 × 100 हो जाएगा। तो पूरे स्टेट की वोट की वैल्यू हो जाएगी 1000। ठीक, इससे पूरे स्टेट की सारे एमएलए की वोटिंग पावर मिल गई अपन को। ये फर्स्ट स्टेप हुआ अपना, यहाँ पे कोई दिक्कत है ना। फिर अपन निकालेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं उनके वोट की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए अपन को क्या करना है, ये अपन ने एक स्टेट के लिए निकाला है ना, ऐसे ही अपन को सारे स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए निकालना पड़ेगा। अपन उन सबका निकालेंगे, उन सबको ऐड करेंगे,
फिर उनको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एमपी से। जैसे अगर अपन एग्जांपल लें, इसी एग्जांपल से कंटिन्यू करते हुए, हाँ, इसी एग्जांपल में अपन कंटिन्यू करेंगे तो जैसे 10,000 मान लो, सबको ऐड करके, सारे स्टेट्स का सबको ऐड करके एमएलएस की जो वैल्यू आ रही है वो 10,000 आ रही है, और जो टोटल एमपीज हैं वो 45 है। लिख भी लेते हैं साथ में, वोट्स ऑफ एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स। और पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो है 45। तो अपन इन दोनों को डिवाइड करेंगे। फिर इनको डिवाइड करते हैं तो लगभग आएगा 222 टाइम्स 2/9, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बच रहा है अपना 2/9 का, अगर ये 1/4 से कम है, ये वाला 1/4 से कम है तो अपन इसको पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे। अगर ये 1/4 से ज्यादा होता तो यहाँ पे +1 हो जाता। जैसे अपन ने पहले देखा कि रिमाइंडर 500 से कम था तो अपन ने इग्नोर कर दिया था, ज्यादा होता तो +1 करते। यहाँ पे अपन फ्रैक्शन देखते हैं 1/4 का, 1/4 से कम है कि 1/4 से ज्यादा। तो अगर 1/4 से कम है तो कैंसिल, वो इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी एक जन की वो होगी 222, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। इसको फिर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, है ना। तो अपन को मिल जाएगा कि कितने टोटल कास्ट वोट कास्ट हो सकते हैं ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है। तो टोटल वोट यहाँ पे कितने कास्ट हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9990 प्लस यहाँ पे जो भी नंबर आया था अपना पहले 1000 का, वो हो जाएगा। तो टोटल का वोट्स इतने कास्ट होने हैं पूरे प्रेसिडेंट इलेक्शन के दौरान। अब अपन देखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम कैसे चलता है। इसमें होता है, प्रेफरेंस देनी होती है इसमें आपको। इसमें आप किसी एक इंसान को वोट नहीं कर रहे, इसमें आप अलग अलग प्रेफरेंस बता रहे हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 4 कैंडिडेट्स हैं, ए बी सी और डी, इनको वोट्स मिलने हैं, ठीक है। मान लो इनको टोटल वोट्स मिलने हैं 16,000, ठीक है। यहाँ यहाँ जो अपन ने देखा था ये छोड़ दो, मतलब यहीं से आता है, ये पूरा कैलकुलेट करके अपन डिसाइड करते हैं कि टोटल कितना आना है। बट अपन अभी सिंपलिसिटी के लिए 16,000 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 16,000 वोट्स बटने हैं इनके बीच में। तो यहाँ पे एक इंसान, कोई भी एमपी एमएलए यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस देगा कि मेरे को बी कैंडिडेट पहले, मैं चाहता हूँ कि ये पहले बने। अगर ये नहीं होता है तो सेकंड सी बने, अगर ये नहीं होता है तो थर्ड ए बने, ये नहीं बनेगा तो फोर्थ डी बनेगा। ऐसे आपको हर कैंडिडेट के लिए अपनी प्रेफरेंस देनी होती है। ऐसे सारे सारे लोग देंगे, सारे 16,000 वोट्स का ऐसे बांटा जाएगा। इसमें आपको मेजोरिटी चाहिए होती है 50% प्लस वन। किसी भी कैंडिडेट को अगर 50% प्लस वन वोट्स मिल गए, जैसे इस एग्जाम्पल में 16,000 का 50% होगा 8,000, तो इसमें प्लस वन 8,000, 8,001 वोट जिस भी कैंडिडेट को पहले मिल जाएगा वो जीत जाएगा, है ना। तो अगर मान लो ऐसे प्रेफरेंस दिया गया, जैसे ए को मान लो 4,000 वोट्स मिले पहले राउंड में, बी को जो है 5,500 वोट्स मिले, सी को 2,600 वोट्स मिले, और डी को 3,900 वोट्स मिले, ठीक है। तो इसका टोटल देखें तो अपना 16,000 ही आ रहा है, क्योंकि उतने ही बटेंगे वोट्स तो, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके सबसे हाईएस्ट वोट्स हैं, बट इसने जो थ्रेशोल्ड है 8,001 का वो क्रॉस नहीं किया है, तो ये इसकी डायरेक्ट विक्ट्री नहीं हो जाएगी। अभी अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे अपन देखेंगे कि सबसे कम आए हैं सी के 2,600 वोट्स, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। और जो इसके जो वोट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे इनमें। तो जहाँ पे भी जिन भी लोगों ने सी को अपना पहला कैंडिडेट माना था, उन लोगों के वोट्स जो सेकंड प्रेफरेंस उनने डाला था, मान लो बी को माना था, तो उनके वोट्स बी को ट्रांसफर हो जाएंगे। कुछ ने डी को माना होगा सेकंड में, तो कुछ के डी में ट्रांसफर हो जाएंगे।
इसमें ही आगे बढ़ते हुए इस फर्स्ट राउंड में सी एलिमिनेट हो जाएगा और सी के वोट्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे अगले राउंड में मान लो पहले राउंड में सबको ए को थे 4,000 और जो सी के थे उसमें से ट्रांसफर करके इसको 2,000 और मिल गए। बी को थे पहले राउंड में 5,500 थे, उसमें और ऐड हो जाएंगे सी वाले पार्ट के, मान लो उसको सिर्फ 100 ही मिले सी में से। और सी एलिमिनेट हो गया। फिर डी बचा। डी को मिले थे 3,900 पहले राउंड में और सी के हिस्से में से उसको 500 और मिल गए। तो इसका टोटल हो गया 6,000 और इसका हो गया 5,600, इसका हो गया फिर 4,400। तो अभी अब ए आगे बढ़ गया, पहले बी था पर ए आगे बढ़ गया, बट इसने अभी भी 8,000 का क्रॉस नहीं किया। तो अब अगला राउंड पे जाया जाएगा और डी के सबसे कम थे 4,400, तो उसका अब ये एलिमिनेट हो जाएगा और इसके हिस्से के जो भी वोट्स हैं वो थर्ड प्रेफरेंस में जो भी होगा उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। जैसे मान लो अब आके यहाँ इसको 6,000 मिले टोटल था, तो 6,000 में इसको 1,900 और मिल गए डी के में से बचे हुए। और बी को जो था 5,600 हो गया था उसका सेकेंड राउंड में, यहाँ पे उसको ऐड करके 2,500 मिल गया नेक्स्ट राउंड में। तो इसका टोटल तो हो गया 7,900 और इसका टोटल हो गया 8,100। तो बी का वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया 8,001 का, 50% 1+1 से किया हमको, तो बी को मिल गए, तो बी हो गया, बी सक्सेसफुल कैंडिडेट हो जाएगा और वो पास हो जाएगा। ठीक है। और ये प्रोसेस अपन तब तक करते रहेंगे जब तक वो ये वाला जो थ्रेशोल्ड है 50% 1+1 का कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक अपन ये प्रोसेस करते हैं। इसलिए इसको अपन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं कि जो आपका वोट है वो ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है। यहाँ पे पूरा वही प्रोसेस दिया गया है, यहाँ पे देखो जैसे फ्रैक्शंस 1/2 वाला प्रोसेस बताया है और यहाँ पे 500 रिमाइंडर वाला, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ट्राई किया मैंने थोड़ा सा कि ये सब अपन को ना पढ़ना पड़े। इसमें बस एक आखिरी बात है कि जो पॉपुलेशन अपन यूज करते हैं, जैसे अपन ने दोनों इस एग्जांपल में अपन ने जब अपन पॉपुलेशन ले रहे थे अपन ने तो अपने मन से ले लिया, बट यहाँ पे जो यूज होगा वो सेंसस होता है। हर 10 साल में सेंसस होता है, उसमें से पॉपुलेशन उठाई जाएगी हर स्टेट की। बट एक्सप्लेनेशन के अंदर एक प्रोवाइजो दिया है, उसमें क्या कहता है कि जो 1971 का सेंसस हुआ था, मतलब लगभग 50 साल पहले लगभग ना, हाँ, 1971 में जो सेंसस हुआ था वो वाली स्टेट की पॉपुलेशन अपन लेंगे 2026 में के बाद जो भी सेंसस होगा उसके बाद अपडेट करेंगे। अपन यही वाला लेके चलेंगे पूरी कैलकुलेशन के लिए जो अपन ने देखी। ठीक है। ये अपना पूरा मेथड कंप्लीट हुआ। इसमें कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही करते हैं, कल अपन आगे बढ़ेंगे।